प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस आज ठीक चल रहा है। एटलीस्ट जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक तो परफॉर्मेंस ठीक है। क्लोजिंग में देखते हैं क्या चलता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट में चल क्या रहा है, और साथ ही आपके कुछ क्वेरीज़ को मैं लूँगा। बहुत सारे क्वेरीज़ हैं लाइक इंट्रिंसिक वैल्यू, मैंने पहले भी बताया था, लेकिन फिर भी आप जानना चाहते हैं कि भाई इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, इसको मैं ट्राई करूंगा। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, क्या मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाने के कारण वो ज़ीरो हो सकता है कि नहीं, इसको कवर करूंगा। क्रिप्टोज़ डाइवर्सिफिकेशन के लिए क्या हम क्रिप्टोज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यूएस में रिसेशन आएगा नहीं आएगा, Q4 का अर्निंग कैसा रहने का उम्मीद है, और उसके बाद वो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं इंडिया को छोड़कर। इंडिया तो ऑफ कोर्स अच्छा ही है हमारा, उसके अलावा कौन से कंट्रीज़ हैं जहाँ की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट नियर टू मीडियम टर्म में दिख रहा है। ठीक है, ये सभी कुछ डिटेल में कवर करूँगा। आज का इंटरेस्टिंग पॉइंट, पूरा जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, सारे सेक्टर्स और थीम्स को देखेंगे ना, तो ज़्यादातर या तो ऊपर है या फिर फ्लैट है। सिर्फ दो सेक्टर ऐसा है जो कि डाउन है। कल का अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि वो कौन से दो सेक्टर्स हैं जो कि आज डाउन हो सकते हैं। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको आइडिया मिल गया होगा तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। वीडियो ऑफ कोर्स आपको पसंद आएगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म में अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी आप अच्छी तरह से कवर अप कर सके। तो ऑफ कोर्स हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें। मार्केट अपडेट से स्टार्ट करते हैं, तो इंडियन मार्केट से ही स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, उस समय तक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप सभी कुछ ऊपर है। ठीक है, सुबह थोड़ा लग रहा था कि शायद डाउन होगा, लेकिन हाँ उसके बाद अच्छा खासा रिकवरी आया। मिड कैप थोड़ा अप डाउन कर रहा है ना, कभी फ्लैट आ जा रहा है, कभी थोड़ा ऊपर जा रहा है। देखते हैं क्लोजिंग में क्या चलता है। वो कौन से दो सेक्टर्स हैं जो कि आज डाउन है, अच्छा खासा डाउन है। तो जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय तक ऑटो और फार्मा दोनों ही डाउन है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कल के वीडियो में कि ट्रम्प टैरिफ लगाने जा रहे हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ 2 अप्रैल से। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोला है ऑटो, फार्मा और सेमी कंडक्टर रिलेटेड कंपनीज़ पे वो 25% का टैरिफ लगाने जा रहे हैं। इसीलिए फार्मा तो आप देख ही रहे हैं ना, पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रेशर है, ऑटो पे ही प्रेशर है। आज वो प्रेशर कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि उम्मीद है कि आज शायद शाम में ट्रम्प कुछ इसके बारे में अनाउंस करने वाले हैं, जो ऑटो पे टैरिफ लगेगा उससे रिलेटेड, तो इसीलिए प्रेशर बना हुआ है। ठीक है, लेकिन बाकी अगर ज़्यादातर सेक्टर्स देखें तो या तो फ्लैट है या ऊपर है। ठीक है, सो ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस देखिए, अगर आप रिटर्न्स देखें तो कोई बहुत ज़्यादा आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है ना, इंडाइसेस लेवल पे अगर आप देखें, लेकिन जब आप वर्ल्ड मार्केट देखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि परफॉर्मेंस कितना ज़्यादा अच्छा है इंडियन मार्केट्स का। क्योंकि स्टैंड अलोन आप नहीं देखेंगे ना पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है। क्योंकि देखिए FIIs अगर आप देखें तो बिल्कुल बंद था पैसा, अब आना शुरू हुआ, अब वो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। एवरी डे पैसा आ रहा है FIIs का। कल भी पैसा आया था, और जिस तरह का आज मार्केट का परफॉर्मेंस है, बिल्कुल आज भी ऐसा लग रहा है कि FIIs की तरफ से इन्वेस्टमेंट हो रहा है इंडियन मार्केट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे जा कौन रहा है, तो ऑफ कोर्स DIIs की तरफ से सेलिंग हो रहा है ना। रिटेल इन्वेस्टर्स कुछ भाग रहे होंगे, मतलब उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा ना बुल मार्केट में, बहुत ज़्यादा रिटर्न, उसके बाद अचानक पूरा गिर गया होगा, डर गए होंगे। तो कुछ लोग वेट में बैठे होंगे, भाई थोड़ा रिकवर करे तो मैं भाग जाऊँगा, मुझसे गलती हुई, मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, तो वो कुछ लोग भाग रहे होंगे। उसके अलावा ट्रेडर्स ना, उनका भी वही हुआ होगा कि भाई अचानक बहुत ज़्यादा गिर गया, फंस गए, तो थोड़ा ऊपर गया, राहत मिला, भाग जाओ, वो भी है। प्लस कुछ DIIs ना, कुछ बड़े प्लेयर्स भी इंडिया में, जिनको लग रहा होगा कि शायद आने वाले दिनों में मार्केट थोड़ा और गिर सकता है, तो वो भी थोड़ा शायद निकल रहे होंगे, तो इसीलिए। लेकिन हाँ, FIIs की तरफ से तो बिल्कुल पॉजिटिव सिग्नल है। और देखिए FIIs अगर आए हैं तो वो टिकेंगे, ऐसा नहीं है कि ना 3-4 दिन आए फिर हमेशा के लिए भाग गए। ठीक है, तो और बहुत समय से बेच भी रहे थे, आना बनता भी था। वैल्यूएशन भी काफ़ी हद तक मतलब लार्ज कैप्स में एटलीस्ट पहले से तो रीजनेबल हुआ है। मिड कैप, स्मॉल कैप भी गिरा है, ऑल दो रीजनेबल तो नहीं बोलेंगे वैल्यूएशन, लेकिन पहले के मुकाबले रीजनेबल तो हुआ है वहाँ भी। तो इस तरह से आप देखें, और इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है बिल्कुल इंटैक्ट है ना, ऑल दो कुछ प्रॉब्लम्स आया था, वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। ठीक है, शॉर्ट टर्म अगेन इंडियन स्टॉक मार्केट या कोई भी स्टॉक मार्केट में आप कोई भी कमेंट नहीं कर सकते कि शॉर्ट टर्म में एग्जैक्टली क्या होगा। न्यूज़ बेस्ड होता है ना, कब कहाँ पे क्या हो जाए नोबडी नोज। लेकिन हाँ, मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर आप देखेंगे तो इंडिया ग्रोथ स्टोरी तो इंटैक्ट है, अभी तो कोई इशू नहीं लग रहा है।
तो अगर कोई लॉन्ग टर्म प्लेयर है तो वहाँ पे इशू नहीं होना चाहिए। इसको ऐसे देखें, शॉर्ट टर्म हिकअप्स बिल्कुल चलता रहेगा। ट्रम्प आपको पता है ना कब कहाँ पे क्या बोल दें, ठीक है। अगर कुछ एग्रेसिव स्टेटमेंट वो जब जब देंगे, ठीक है, रिएक्ट करेगा स्टॉक मार्केट। कुछ पॉजिटिव बोलेंगे तो ऊपर थोड़ा जाएगा, कुछ ज़्यादा ही निगेटिव बोल देंगे थोड़ा सा गिर सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, उससे ऐसा नहीं कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में कोई फ़र्क पड़ जाएगा। ये शॉर्ट टर्म हिकअप्स है, ठीक है। उसी तरह से 2 अप्रैल का जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वहाँ भी देखना होगा ना एग्जैक्टली वो क्या करते हैं। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कोई बहुत ज़्यादा सीवियर स्टेप लेंगे, क्योंकि उससे यूएस इकोनॉमी को भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ऑफकोर्स थोड़ा बहुत वो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि उससे कोई बहुत ज़्यादा इशू होना चाहिए, खासकर इंडियन इकोनॉमी को, ठीक है। क्योंकि हम कोई बहुत ज़्यादा प्लेयर एक्सपोर्ट मार्केट में नहीं है, बहुत बड़े प्लेयर तो है नहीं, ठीक है। थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। और एनी हाउ हमारा तो डिस्कशन चल रहा है ना, यूएस का टीम इंडिया में आया हुआ है, तो वहाँ पे चल रहा है कि भाई किस तरह से ये जो भी ट्रेड इम्बैलेंस है यूएस के साथ उसको ठीक किया जाए, ठीक है। तो मोस्टली इस साल के अंत तक कोई ट्रेड डील हो जाएगा और ये जो भी इश्यूज़ हैं मोस्टली वहाँ ज़्यादातर चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। इसको इस तरह से आप देखें, ठीक है। शॉर्ट टर्म हिकअप्स बिल्कुल बना रहेगा, उसकी कोई शॉर्ट टर्म में कुछ भी कमेंट करना मुश्किल है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टर हैं तब तो ज़्यादा इशू नहीं होना चाहिए इंडियन मार्केट्स को लेकर, ठीक है। यहाँ पर फिर आता है भाई बाहर के मार्केट्स के बारे में क्या। तो पहले परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि बाहर के मार्केट में चल क्या रहा, उसके बाद कमेंट करूंगा। यहाँ पे देखिए बाहर का मार्केट, हाँ यूएस मार्केट अगर आप देखें, देखिए ना, मतलब ब्लड बाथ था। ज़्यादातर मार्केट्स को देखें तो बुरी तरह से गिरा था यूएस मार्केट्स। हाँ, वही उन्होंने ना ऑटो टैरिफ को लेकर हो रहा है कि भाई ट्रम्प कुछ स्टेटमेंट देंगे और वो 25% टैरिफ, तो उसके कारण ही थोड़ा डर का माहौल आया तो इसीलिए बुरी तरह से गिरा हुआ है। उसके बाद एशियन मार्केट्स अगर आप देखें तो मतलब ऑस्ट्रेलिया और जापान का मार्केट तो गिरा हुआ है, लेकिन हांगकांग का मार्केट और चाइना का मार्केट अच्छा कर रहा है, परफॉर्मेंस ठीक है उनका, ठीक है। यूरोपियन मार्केट्स का भी यहाँ पे आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। 10 ईयर अगर आप देखेंगे तो ऊपर जा रहा है, 10 ईयर थोड़ा हाँ लगातार ऊपर जा रहा है पहले के मुकाबले देखें। लेकिन हाँ, पहले से अभी 4.8 चला गया था ना, वहाँ से तो बहुत नीचे आया है। लेकिन हाँ, ये 4.2 के आसपास चला गया था, वहाँ से थोड़ा ऊपर जा रहा है। ऑयल देखें तो ऑयल भी थोड़ा ऊपर जा रहा है, क्योंकि वेनेजुएला के बारे में अब उनका कमेंट आया ना ट्रम्प का कि भाई अगर तुम वेनेजुएला से कोई भी अगर कंपनी इंपोर्ट कर रहा है, कोई भी कंट्री इंपोर्ट कर रहा है ऑयल, तो वहाँ पे 25% का टैरिफ लगा देंगे। तो उससे भी थोड़ा सेंटिमेंट तो ख़राब होता है ना, तो इसलिए ऑयल थोड़ा ऊपर गया। लेकिन हाँ, एक पॉजिटिव ये है ना कि देखिए ऑयल का जो भी प्राइस है मोस्टली ऐसा लगता है कि आने वाले समय में थोड़ा और नीचे जाएगा, ठीक है ना। उसका रीज़न ये है, एक तो ओपेक प्लस का प्रोडक्शन उम्मीद है कि थोड़ा बढ़ने जा रहा है नेक्स्ट मंथ से। उसके साथ ओपेक प्लस के अलावा जो दूसरी कंट्रीज़ हैं जहाँ से ऑयल का प्रोडक्शन होता है वहाँ भी उम्मीद है कि थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है ना। तो मोस्टली ऐसा लगता है। और प्लस रसिया यूक्रेन का जो इशू चल रहा है वो भी ऐसा लग रहा है, लेट्स सी क्या होगा कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में रिजॉल्व होगा, ठीक है। तो ये सब बहुत बड़ा पॉजिटिव, उसको देखकर बिल्कुल लगता है कि ऑयल का प्राइस है ना मोस्टली डाउन ही रहेगा, कोई यहाँ से ऊपर नहीं जाने जा रहा है। अगर 70 से नीचे भी चला आ जाए तो सरप्राइजिंग नहीं होगा, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। और जब तक ट्रम्प हैं मोस्टली 4 ईयर्स तक, तो मान कर चलें कि ऑयल के प्राइसेस को बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाने देंगे। नाउ मैं आपके क्वेरीज ले लेता हूँ। इंट्रिंसिक वैल्यू, हाँ किसी भी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है। तो देखिए, जब भी आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप क्या देखते हैं, सेल्स क्या है, प्रॉफिट क्या है, यही सब देखते हैं ज़्यादातर आप। हाँ, लेकिन ज़्यादातर लोग इनफैक्ट प्रॉफिट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ना, कि भाई कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। उनको लगता है कि क्योंकि आप अगर किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक मालिक बन जाते हैं ना, उस कंपनी के मालिक। आपको छोटे मालिक, अगर शेयर्स कम है तो, लेकिन मालिक तो हैं, और उसका जो भी प्रॉफिट होगा उसका एक हिस्सा आपको मिलना चाहिए क्योंकि आप मालिक हैं। लेकिन प्रॉफिट के साथ एक इशू आता है, एक प्रॉब्लम आता है। वो क्या है कि कंपनी जब भी बेचता है ना तो सब कुछ कैश में नहीं बेचा जाता है, कुछ क्रेडिट पे भी बेचा जाता है ना। कुछ सामान आपने बेचा, तुरंत कैश मिल गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ सामान आप क्रेडिट पे बेचते हैं ना, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज क्रेडिट, कि भाई सामान तुम अभी ले लो, पैसा बाद में दे देना, ठीक है। अब क्रेडिट पे बेचने में प्रॉब्लम ये है कि मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा। तो बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है, ब्रांडेड, तब उसको तो ऑलमोस्ट श्योरिटी है कि भाई उसको मिलेगा ही पैसा। लेकिन कुछ छोटी कंपनीज़ हैं, ब्रांडेड नहीं हैं, लोकल कंपनीज़ हैं, तो वहाँ पे थोड़ा रिस्क तो रहता है कि भाई सामान तो बेच दिया तुमने, ठीक है, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो प्रॉफिट के साथ यहाँ पे ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना, क्योंकि प्रॉफिट जब जो भी सेल्स होता है, सेल्स में दोनों को इंक्लूड करते हैं, कैश और क्रेडिट दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, और प्रॉफिट भी उसी के आधार पर निकलता है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी कंपनी का हम स्टडी करते हैं ना तो उसका कैश फ्लोज ज़रूर देखते हैं। कैश फ्लो से पता चलता है
कि भाई क्रेडिट को हटा दो, कैश की बात करो, कितना कैश तुमको अभी तक मिल चुका है, ठीक है ना। तो इसीलिए कैश फ्लो आप ज़रूर चेक करें, फ्री कैश फ्लो, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स हैं उनका जो पैसा है वो फ्री कैश फ्लो ही है, उसी से उनको डिविडेंड पे किया जाता है, ठीक है। जितना ज़्यादा जनरेट करेगी कंपनी फ्री कैश फ्लो, उतना ज़्यादा आपको डिविडेंड मिलने के चांसेस होंगे, ठीक है। उसी तरह से जो शेयर बाईबैक होता है इसी से होता है, ठीक है। तो ये शेयर फ्री कैश फ्लो आपको देखना होता है, उसी से पता चलेगा, ठीक है। तो कंपनी का वैल्यू जो होता है ना, तो यहाँ पे आपको एस्टिमेट निकालना होता है कि फ्यूचर में, ठीक है, कंपनी कितना ज़्यादा कैश फ्लो जनरेट कर सकती है, ठीक है। कोई भी कंपनी गोइंग कंसर्न होती है, मतलब हमेशा वो चलता रहेगा, मतलब जब भी कोई कंपनी में स्टार्ट करते हैं ये मानकर तो नहीं चलते बंद हो जाएगा, मानकर चलते हैं हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न, तो उसी का हम पूरा फ्यूचर का कैश फ्लो कैलकुलेट करेंगे कि भाई कितना, इंटेलिजेंट गेस ऑफ कोर्स 100% तो गारंटी से नहीं कैलकुलेट किया जा सकता है, कितना कैश फ्लो जनरेट कर सकती है। उसके बाद उसको हम डिस्काउंट करेंगे, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो हम अभी कर रहे हैं, हमको प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो वहाँ से उसका आप शेयर प्राइस निकालेंगे इस तरह से, ठीक है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड इसको हम बोलते हैं। तो उसी से आपको जो शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू पता चलेगा, उसी से कि भाई रफली इस प्राइस पे अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो उससे अगर नीचे होगा प्राइस अंडर वैल्यूड है, उसके आसपास है फेयरली वैल्यूड है, उससे ऊपर है तो ओवर वैल्यूड है, ठीक है। इस तरह से तो ये हुआ इंट्रिंसिक वैल्यू। आपको कैश फ्लोज देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इससे आपको आइडिया मिलेगा। उसके बाद सेकंड, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट क्या जीरो हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नहीं, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, गलती से आपने किसी घटिया क्वालिटी के स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया तो वो जीरो हो सकता है, ठीक है, स्टॉक्स। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है ना, वहाँ पे 50, 60, 70, 80 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है। बास्केट ऑफ स्टॉक्स है, ठीक है। तो वहाँ पे सही बात है कि फंड मैनेजर ने कहीं कुछ गलत कॉल ले लिया, एक दो गलत स्टॉक में इन्वेस्ट किया, ऐसा हो सकता है वो जीरो भी हो जाए मान लें। लेकिन एक दो स्टॉक के जीरो हो जाने से भी आपका पोर्टफोलियो जीरो नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं और सारे स्टॉक्स जीरो नहीं होंगे, ठीक है ना। तो म्यूचुअल फंड्स में पूरा का पूरा पैसा ही ज़ीरो हो जाना ऐसा संभव नहीं लगता है। ऊपर नीचे बिल्कुल हो सकता है, मार्केट गिरेगा तो हो सकता है बहुत ज़्यादा गिर जाए आपका पोर्टफोलियो, या मार्केट ऊपर जाए तो बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है, ये सब होगा। लेकिन ये बोलना कि पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब एटलीस्ट थ्योरेटिकली तो ऐसा संभव नहीं लगता है, ठीक है। और क्यों नहीं लगता है मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आ गया होगा। क्रिप्टोज़ फॉर डाइवर्सिफिकेशन, देखिए पर्सनल ओपिनियन है, क्रिप्टोज़ मुझे पसंद नहीं है, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, क्योंकि क्रिप्टोज़ के साथ बहुत ज़्यादा रिस्क है। ऑल ऑफ अ सडन सुबह उठेंगे पता चला पूरा क्रिप्टो ही गायब हो गया, ठीक है। जिस स्टॉक एक्सचेंज से आपने खरीदा है, क्रिप्टो एक्सचेंज से, स्टॉक एक्सचेंज नहीं, क्रिप्टो एक्सचेंज से आपने खरीदा है, पता चला वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ फ्रॉड हो गया, किसी ने क्रिप्टो गायब कर दिया, पूरा गायब। ऐसा कई बार हो चुका है ना, क्रिप्टो एक्सचेंजेस में पूरा क्रिप्टो ही गायब हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका पैसा उड़ गया। प्लस इंडिया में जो रेगुलेशंस हैं क्रिप्टो के लिए फेवरेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर कोई करना चाहता है तो भाई आपका पैसा हार्ड अर्न मनी है ना, आप जहाँ चाहे इन्वेस्ट कर सकते हो, वो अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन आइडियली एज अ एसेट इसमें डाइवर्सिफिकेशन पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट करने का ज़्यादा मतलब नहीं बनता। ये बात अलग है कि ऊपर जा रहा है, हो सकता है आने वाले समय में और भी ज़्यादा ऊपर जाए, वो अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन जो भी हमारा पोर्टफोलियो है ना, उसमें एज अ डाइवर्सिफिकेशन मतलब फ़िलहाल तो मतलब नहीं बनता, खासकर अगर आप इंडिया में रह रहे हैं, जो जिस तरह के रेगुलेशंस हैं और जिस तरह का वोलेटिलिटी इस एसेट क्लास में, आजकल तो एसेट क्लास लोग बोलना शुरू भी कर दिए हैं इसको, वो दिखता है, तो डजंट मेक सेंस। बट हाँ, अगर कोई आपका पैसा है ना, अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यूएस में रिसेशन आ सकता है कि नहीं, देखिए यूएस में रिसेशन के चांसेस बहुत कम है फ़िलहाल, ठीक है। यूएस बहुत अच्छा कर रहा था, मैंने पहले बताया था, ट्रम्प बहुत लकी प्रेसिडेंट हैं और बहुत अच्छा इकोनॉमी मिला है, ठीक है। और यहाँ पे बट उन्होंने ये जो टैरिफ खेलना शुरू किया है, उसके कारण थोड़ा प्रॉब्लम आने लगा यूएस इकोनॉमी में। और यूएस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, डेट, उनका डेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ट्रम्प टैक्स कट करना चाहते हैं, टैक्स कट करने में उनको बनेगा नहीं, क्योंकि भाई डेट बहुत ज़्यादा है, टैक्स कट बहुत ज़्यादा कर देंगे तो रेवेन्यू लॉस भी होगा, ठीक है। तो उसका भरपाई कैसे करेंगे, तो इसीलिए वो वहाँ पे यूएस में क्या किया जा रहा है कि भाई नौकरियाँ ख़त्म की जा रही हैं, थोड़ा पैसा बचाओ, टैरिफ लगाओ, थोड़ा सा वहाँ से पैसा कमाओ, ये सब किया जा रहा है। कुछ समय के बाद ऑफ कोर्स टैक्स कट भी आएगा, और जैसा ट्रम्प है अब लगता है कि टैक्स कट जो भी लाएंगे अच्छा खासा ही लाएंगे, मतलब सिर्फ दिखावे के लिए छोटा मोटा नहीं करेंगे, अच्छा खासा ही करेंगे, ठीक है। तो उसको देखिए, ये बैलेंस आउट कर जाएगा, ये जो भी कर रहे हैं ना, कुछ समय का मोस्टली लगता है, धीरे धीरे वर्ल्ड अडेप्ट कर लेगा, जो चाहते हैं मोस्टली ऐसा हो जाएगा।
तो ये जो भी टैरिफ है उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाले महीनों में, नियर फ्यूचर में यस प्रॉब्लम होगा, टोटली अग्री, लेकिन आने वाले महीनों में चीज़ें सेटल कर जाएंगी। इस साल के अंत तक मोस्टली ऐसा लगता है कि चीज़ें सेटल कर जाएंगी। और यहाँ पे जब टैक्स कट आएगा तो इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। सब कुछ एवरेज आउट होकर ऐसा लगता है कि ठीक ठाक हो जाएगा। यूएस मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया था, लेकिन अब तो गिरा भी है ना, पहले के मुकाबले तो गिरा है, और इस तरह से चल रहा है, थोड़ा बहुत और ज़्यादा गिरावट आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा बोलना कि यूएस में रिसेशन आ जाए, देखिए होने का तो कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर किसी को भी नहीं पता है, बट फिलहाल जिस तरह का कंडीशन है ऐसा नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा चांस है रिसेशन आने का यूएस में। अर्निंग, Q4 अर्निंग देखिए अभी तक तो यही लग रहा है एवरेज ही होगा, कोई बहुत ज़्यादा इंडिया का जो अर्निंग्स है बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं होगा अभी तक जो डिटेल्स आ रहे हैं। ठीक है, मोस्टली लग रहा है एवरेज आउट होगा। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होगा, एवरेज होगा, जो कि बुरा नहीं है, क्योंकि हमने बहुत बुरा फेज देखा था ना कुछ समय पहले अर्निंग वाइज। तो एवरेज अर्निंग होगा जो कि मार्केट उसको ठीक ठाक लेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा निगेटिव सरप्राइज सिर्फ ना आए, अगर बहुत ज़्यादा निगेटिव सरप्राइज आएगा तो बिल्कुल मार्केट बुरी तरह से गिरेगा, रिएक्ट करेगा। तो लेट्स सी, बट हाँ अभी लगता है कि एवरेज रहेगा, बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं आएगा। कौन कौन से मार्केट्स हैं इंडिया के अलावा, तो देखिए यूरोपियन मार्केट्स, चाइना, उसमें हांगकांग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जापान। ठीक है, ये सब मार्केट्स हैं यहाँ के शॉर्ट टू मीडियम टर्म में लग रहा है कि कुछ परफॉर्मेंस आएगा। ठीक है, इंडिया का प्लस पॉइंट क्या है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म दिख रहा है परफॉर्मेंस। ठीक है, शॉर्ट टर्म कुछ भी हो सकता है, अलग चीज़ है ना, उसकी तो कोई मतलब बोला ही नहीं जाता, शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। इंडिया अगर वर्ल्ड में देखें मेजर इकोनॉमी में तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म का ग्रोथ स्टोरी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इन इकोनॉमीज़ को अगर आप यूएस को भी देखें तो यूएस में बिल्कुल मीडियम टर्म परफॉर्मेंस लगता है कि ठीक ठाक रहना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म तो देखना होगा ट्रम्प क्या करते हैं। यूरोप भी ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म लग रहा है कि परफॉर्मेंस ठीक आएगा, अब डिपेंड करेगा कि भाई वो लोग जो बोल रहे हैं कि डिफेंस पे खर्च करेंगे नहीं करेंगे, कितना करेंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे, ये सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ अभी तो पॉजिटिव न्यूज़ है, मोमेंटम है, तो इसलिए यूरोप का परफॉर्मेंस थोड़ा ठीक चल रहा है, तो शॉर्ट टर्म तो लगता है परफॉर्मेंस ठीक रहेगा। आगे देखते हैं उनके जो गवर्नमेंट है क्या एक्शन लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। चाइना, हांगकांग, ऑफ कोर्स वहाँ भी परफॉर्मेंस आ रहा है, आने वाले समय में परफॉर्मेंस आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगेन डिपेंड करेगा गवर्नमेंट पे और उनके सेंट्रल बैंक पे, किस तरह का कदम उठाते हैं। इकोनॉमी अभी भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बने हुए हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए किस तरह का कदम उठाते हैं। अगर पॉजिटिव सिग्नल मिलता है तो बिल्कुल वहाँ और भी रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, यूरोपियन मार्केट्स में काफ़ी समय से रिटर्न नहीं आया, चाइनीज़ मार्केट में बहुत समय से रिटर्न नहीं आया, वैल्यूएशंस रीजनेबल है, उसके कारण भी थोड़ा रिटर्न आ रहा है। वही चीज़ जापान पे भी है, सालों से कोई रिटर्न नहीं आया, बिल्कुल नीचे गिर गया था। अब यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिविटी दिख रहा है, जो जापान का इकोनॉमी है पहले के मुकाबले थोड़ा इम्प्रूव करा। ठीक है, ऐसा नहीं कुछ बहुत ग्रेट हो रहा है। ठीक, तो वहाँ पे थोड़ा पॉजिटिविटी आया। बट हाँ, ये जो भी मार्केट्स हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्टली शॉर्ट टू मीडियम टर्म ही बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म फिलहाल नहीं बोल सकते हैं। इंडिया शायद मेजर इकोनॉमीज़ में एकमात्र फिलहाल जो डेटा है उसके आधार पे एकमात्र ऐसा इकोनॉमी है, मेजर इकोनॉमी, जिसको हम लॉन्ग टर्म में भी फिलहाल बोल सकते हैं कि भाई परफॉर्मेंस यहाँ अच्छा रहेगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।